जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक़्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट से आप मेरे देखने वाले जो हैं वो बखूबी वाकिफ़ हैं। ये प्रोग्राम आपका है और आपके वो सवालात जो मेरे तक आते हैं, ये उनको सामने रख के तरतीब दिया जाता है ताकि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाई जा सके। जिन लोगों के सवालात, क्योंकि ये ब ब्रीफ दौरानिए का प्रोग्राम होता है यानी मुख्तसर प्रोग्राम होता है, तो सम टाइम सारे सवालात नहीं लिए जा सकते, तो ऐसा नहीं है कि वो सवालात फिर रह जाते हैं, सवालात का जवाब हम ज़रूर देते हैं। तो अगेन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों-बहनों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ज़ेडएमसी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरा ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम जो लेटेस्ट लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो बगैर किसी ताख़ीर से आप तक पहुँच सके। आपका कोई भी सवाल हो यूके के किसी भी लॉ के मुताबिक से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो फैमिली लॉ से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो इमिग्रेशन लॉ से, नेशनैलिटी लॉ से, असाइलम से, कोई भी स्पॉन्सरशिप के ऊपर, पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर, विल्स के ऊपर, बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कोई भी और जो आपका सिलसिलाकार है, तो वो उसके लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ये नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा होता है और इसी तरीके से जो मेरे और भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनसे आप मुझे राब्ता कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ता कर सकते हैं, फ़ेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए और इंस्टाग्राम के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आप जाएँ और उसमें आप मेरी डिटेल्स मौजूद हैं। तो बढ़ते हैं जी अपने प्रोग्राम की तरफ। ये जो आज का पहला सवाल है जी, ये इन्होंने किया है कि ये कहते हैं जी कि मेरी सिस्टर जो है उन्होंने वो आए थे यूके के अंदर एज़ अ स्टूडेंट, फिर उन्होंने जो है वो वहाँ पे उन्होंने डिवोर्स कर दिया है और अब वो जो है वो वर्क परमिट में चली गई हैं, यानी स्किल वीज़े पे चली गई हैं। तो क्या वो वापस आके इंडिया, क्या वो शादी करके अपने जो नया हस्बैंड होगा उसको लेके जा सकती हैं अपने साथ यूके में कि नहीं? देखिए, पहली बात तो जैसे आपने कहा है खुद कि अगर डिवोर्स हो चुकी है, ठीक है? लेकिन ये ज़हन में रख लीजिएगा कि डिवोर्स वैलिड होनी चाहिए। अगर तो यूके की कोर्ट से हुई है या किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग के थ्रू हुई है, तो वो डिवोर्स जो है वो रिकॉग्नाइज़्ड होती है यूके के अंदर। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो जो डिवोर्स आप कह रहे हैं, वो आप किसी मुझे भेज दें, आप व्हाट्सएप कर दें या किसी वकील को वो दिखा लें। कि अगर तो डिवोर्स हो गई है और आपकी बहन जो है, इसका मतलब ये है कि शी इज़ फ्री टू मैरी। तो ये जो आप की बहन है, वो बिल्कुल आप की बहन जो है वो जाके इंडिया में वहाँ पे शादी करके उस शादी कानूनी जो शादी होती है, उसके बाद उनका जो हस्बैंड है वो फिर टियर 2 डिपेंडेंट के तौर पर आएगा। वो उस तरह से स्पाउस वीज़ा नहीं होता, यानी जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं, ये होता है डिपेंडेंट स्पाउस होता है। ये डिपेंडेंट आपका टियर 2 के ऊपर जो है वो उनको बिल्कुल बुला सकती हैं। उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो भी डिफरेंट है। लेकिन जो आपका सवाल था कि वो जो है वो क्या दोबारा शादी करके अपने नए हस्बैंड को साथ ला सकती हैं? जी, बिल्कुल एज़ अ डिपेंडेंट वो ला सकती हैं। ठीक है जी, चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ। ये भी इसी सवाल से थोड़ा-सा जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जी अगर पहली शादी से डिवोर्स के कितने अरसे बाद जो है वो दोबारा शादी कर सकते हैं? अच्छा देखें कि आपके पास डिग्री एब्सोल्यूट होनी चाहिए। यानी डिग्री एब्सोल्यूट जो है यानी यूके के कोर्ट्स में या कोर्ट्स के ज़रिए या जो भी आपकी लीगल प्रोसीडिंग है उसके थ्रू जिस दिन आपकी डिवोर्स डिसॉल्व हो जाती है कानूनी तौर पर, उस दिन आप फ्री हो जाते हैं टू मैरी अगेन। तो दूसरी शादी के लिए जो शर्त है वो ये है कि यू आर फ्री टू रीमैरी, कि आप
फ्री हैं दोबारा शादी करने के लिए। तो इसलिए अगर मसलन सपोज़ करें कि आज आपकी जो है वो डिक्री एब्सोल्यूट आपके पास आ गई है, तो अगले दिन आप शादी जो है वो कर सकते हैं। इसके ऊपर कानूनी तौर पर जो है वो कोई जो है वो नहीं है, कदगन जो है वो नहीं है। अच्छा जी, ये जो अब चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अगला सवाल ये है कि जी मेरा एक बच्चा है जी छोटा, जनाब को 2 साल का, तो वाइफ़ के साथ कोई मामलात अच्छे नहीं हैं, तो क्या मैं बच्चे की कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखें, छोटे बच्चों की कस्टडी जो है वो कोर्स जो हैं वो थोड़ा मुश्किल जो है वो देती हैं। अनलेस, ऐसा भी नहीं है कि नहीं देती, अनलेस के बहुत ही सीवियर किस्म की ये जो है वो ना हो, रीज़न्स ना हो, ठीक है? कि क्यों बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को माँ की कस्टडी से निकाल कर बाप की कस्टडी में दिया जाए। तो उसके लिए आपको बहुत सीरियस जो है वो रीज़न देनी पड़ेंगी कोर्ट को, कि जिसमें आप कोर्ट को ये कन्विंस कर सकें कि अगर ऐसी सूरत-ए-हाल में बच्चा जो है वो माँ के पास रहेगा, तो वो बच्चे के जो बेस्ट इंटरेस्ट हैं वो उनके खिलाफ जाएगा। बच्चे की जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो उनके लिए मुनासिब नहीं है। तो मेरी अपनी प्रैक्टिस में, जैसे मैंने शुरू में बता दिया है कि जी उसमें ये है कि ऐसा सम टाइम ज़रा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये है कि अगर आप के पास पैरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी आप बच्चे के बायोलॉजिकल फादर हैं और आपका नाम जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर मौजूद है, तो बेशक अगर बच्चा छोटा हो तो आप कॉन्टैक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी नॉर्मली ये होता है कि कोर्ट्स ये कहती हैं कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका राइट है, ये बच्चों का, खैर ये पेरेंट्स का राइट नहीं होता, ये बच्चों के राइट होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो बच्चा है, ये उसका राइट है कि वो अपने दोनों पेरेंट्स के बारे में जानता हो। तो इसलिए जिन्होंने ये सवाल किया है वो ज़रा ज़हन में रख लें। अगेन जैसे मैंने कहा है, अगर आप समझते हैं कि आपके पास बड़ी सीरियस रीज़न्स हैं और आपको ये लगता है कि उन वजूहात की बुनियाद पर, सीरियस वजूहात की बुनियाद पर बच्चे के जो बेस्ट इंटरेस्ट है वो डैमेज हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली कोर्ट को कह सकते हैं कि कोर्ट आपको कस्टडी दे। उस कस्टडी में फिर ऑब्वियसली आपको सारा बताना पड़ेगा कि आपके पास उसको रखने के लिए जगह है, आप उसकी लुक आफ्टर कैसे करेंगे, ये सारी बातें जो हैं ये आप नेक्स्ट देन। आई होप के आई आंसर योर क्वेश्चन। तो चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ। ये जी कहते हैं जी कि मेरा बच्चा जो है वो यूके में पैदा हुआ है। अब उसकी वालिदा के पास सेटल स्टेटस जो है वो मौजूद है। तो क्या मैं अब जो बचा है उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? अच्छा देखें, बात ये है कि अगर कोई बच्चा जो है वो यूके के अंदर पैदा हुआ है, ठीक है? और उसकी पैदाइश के वक़्त अगर उसके दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट के पास जो है वो ब्रिटिश नेशनैलिटी मौजूद थी, तो वो बच्चा जो है वो फिर डायरेक्टली पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर बच्चे की पैदाइश के वक़्त जो है वो पेरेंट्स में से किसी के भी पास जो है वो ना तो ब्रिटिश नेशनैलिटी थी और ना ही इंडेफिनिट लीव टू रिमेन थी। तो ऐसे सूरत-ए-हाल में क्या होगा कि जिस वक़्त पेरेंट्स में से किसी के पास ब्रिटिश नेशनैलिटी या इंडेफिनिट लीव आ जाए, तो उसके बाद वो बच्चा जो है वो अप्लाई करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन एज़ अ ब्रिटिश सिटिज़न। तो वो बच्चा जो है वो बिल्कुल पहले अप्लाई करेगा और वो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका हो जाएगा। उसने सिर्फ़ ये साबित करना है कि वो जनाब यूके के अंदर पैदा हुआ है और उसने ये साबित करना है कि जी जिस वक़्त अब उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें से कम एक के पास जो है वो नेशनैलिटी है या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। तो ये अगर आप कर देंगे तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। जब बच्चा रजिस्टर हो जाएगा एज़ अ ब्रिटिश सिटिज़न, आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, तो फिर उसके बाद आप जो है वो उसके ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए जाएँगे। आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन।
चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल किसी ने पूछा कि जी ये इनोवेटर वीज़ा और स्टार्टअप वीज़ा जो है इसके बारे में थोड़ा बता दें। इसके बारे में इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप यो मेरा यूट्यूब चैनल को देखें तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल किया है, मैं मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बिल्कुल जो भी सवाल मेरे पास आए, बेशक मैंने उसको 10 दफ़ा आप पहले जवाब दिया हो, मैं उसका जवाब जो है वो ज़रूर देता हूँ। देखें, ये एक ज़रा ज़हन में रखिएगा। आज मैं उनकी बहुत ज़्यादा लीगल जो रिक्वायरमेंट है उसमें तो नहीं जाऊँगा, लेकिन क्योंकि जो चीज़ें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए वो आपके ज़हन में मैं अब रख रहा हूँ। एक तो ये है कि स्टार्टअप और जो इनोवेटर वीज़ा है, ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, ठीक है? जो आपका स्टार्टअप वीज़ा है, उसमें आपको जो है वो शो करना पड़ता है कि आपके पास जो है वो फंड्स जो हैं £50,000 के लगभग जो है वो मौजूद हैं उसपे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए ये जो इनोवेटर वीज़ा या जो अ, ये स्टार्टअप वीज़ा है, इसके 2 स्टेजेस हैं। ये ज़रा अपने ज़हन में रख लिए। पहली बात तो ये है कि आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस प्लान होना चाहिए, ठीक है? पहली स्टेज आपकी ये होती है कि आप जो है वो आपके पास बिज़नेस प्लान, क्योंकि ये आपने नया बिज़नेस स्टार्ट करना है। ये स्टार्टअप में और इनोवेटर में आप किसी चलते हुए बिज़नेस में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या कोई उसमें शामिल नहीं हो सकते। ये आपने नया बिज़नेस जो है वो खड़ा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जो हैं वो एक बिज़नेस प्लान जो है वो अच्छा-सा तैयार करेंगे। और उसके बाद ये बिज़नेस प्लान जो है, ये उसमें आप ये ऐसा कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन होम ऑफिस को कर दें और उसमें 2 फीसें अलग-अलग से होती हैं। एक जो है वो एंडोर्समेंट की होती है और एक फिर एप्लीकेशन इमिग्रेशन एप्लीकेशन की होती है। तो आप अ, एप्लीकेशन कर दें और उसमें फिर दोनों जो फीसें हैं वो दे दें, तो सबसे पहले जो है वो आपकी एप्लीकेशन आपका जो बिज़नेस प्लान है, उसको असेस किया जाएगा, ठीक है? कि उसको असेस किया जाएगा कि क्या इसमें कोई इनोवेशन है? क्या ये वायबल है? क्या ऐसा कोई और बिज़नेस यूके के अंदर पहले तो मौजूद नहीं है? इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देखनी पड़ेंगी। अगर लेट्स सपोज़ करते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस बहुत सारे जो बड़े बिज़नेसेस हैं ऑटो से रिलेटेड हैं, तो वो ऑटो इंडस्ट्री से कुछ बिज़नेस जो हैं उन्होंने उनको एंडोर्समेंट की जो है पावर दी गई है। आर्ट आर्ट एंड कल्चर से हैं, तो फिर वो जो आर्ट काउंसिल्स हैं, यहाँ पे उनको ये दिया गया है। तो ये आपके जो काम से रिलेटेड वर्क जो यानी जो आपका प्लान होगा उससे रिलेटेड जो एंडोर्समेंट बॉडी होगी, उसको आपका जो प्लान है वो भेजा जाएगा। हाँ, अगर एंडोर्समेंट बॉडी उसको एंडोर्स कर देती है, यानी आपके बिज़नेस प्लान को अप्रूव कर देती है, तो फिर आपकी जो सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी, यानी वो होगी आपकी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन। तो नॉर्मली अगर आपने पहले एप्लीकेशन साथ ही कर दी हुई है, तो फिर जो ही एंडोर्समेंट आ जाएगी होम ऑफिस जो है, वो फिर आपकी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन जो है, उसको भी साथ जो है वो डिसाइड कर देगा। तो नॉर्मली अगर एंडोर्समेंट हो जाए तो फिर आपकी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन जो है वो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा एक कि जितनी देर तक आपकी एंडोर्समेंट होती है और आपका बिज़नेस प्लान आपका है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में वो एंडोर्समेंट बॉडी आपको सुपरवाइज़ करेगी। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। ये ऐसा नहीं है कि एंडोर्समेंट हो गई बस जनाब आप आ गए जनाब उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें, ऐसा नहीं है। एक तो ये है कि जो 50,000 की इन्वेस्टमेंट है वो आपने करनी भी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा फिर ये है कि तमाम जो इनोवेटर और स्टार्टअप वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है, उनको आपने सामने रखते हुए जो चीज़ें आप करनी है, वो आप करेंगे। अगर कहीं आप ब्रीच करते हैं एंडोर्समेंट की या आपकी किसी और काम की, तो क्या होगा
दोनों चीज़ें हो सकते हैं। एंडोर्समेंट बॉडी जो है वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर सकती है कि आप जो है ये सपोज़ करें कि आप बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं किया, तो वो कह सकते हैं इसने बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं किया, या कोई और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो वो कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो इसी तरीके से अगर एंडोर्समेंट बॉडी होम ऑफिस को बता देती है तो होम ऑफिस जो है वो आपके वीज़े को कैंसल कर देगा, कर्टेल कर देगा और आपसे कहेगा कि आप मुल्क से चले जाएँ। तो ये मैंने बता दिया है आपको। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं, तो अगर आप ज़ेडएमसी टीवी पे जाएँ तो वहाँ पे इनोवेटर वीज़े के ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो जो है मेरा वो मौजूद है। तो मैं होप करता हूँ कि वो आपको वहाँ पे जो है वो मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ। इस सवाल का जवाब मैंने कोशिश की है कि डिटेल से आपको समझा सकूँ कि ये प्रोसेस क्या है जी। अगले सवाल की तरफ जाते हैं जी कि जनाब यूके में असाइलम का क्या तरीका है? ये अब मैंने आपको ये बात पहले मैं बता दूँ कि देखें असाइलम को आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि अच्छा जी मेरा जनाब अपने मुल्क में फ़ाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो अब मैं वापस नहीं जाना चाहता, तो मेरा कोई असाइलम करा दें। भाई असाइलम कैसा करा दें? ठीक है ना? आप तो फिर अगर आप पैसे के लिए आए हैं, तो आप जो हैं वो जो है वो फ़ाइनेंशियल इमिग्रेंट्स हैं। तो आप तो वहाँ से पैसे का करना चाहते हैं। असाइलम का मतलब ये है कि यू हैव अ जेन्युइन फियर ऑफ परसिक्यूशन इन योर ओन कंट्री, कि आपको अपने मुल्क में आपको अपनी ज़िंदगी का खतरा है। कोई ना आपको खतरा है, शदीद खतरा है कि अगर आपको वापस भेजा जाएगा, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आपके लिए वहाँ मसाइल इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ, अगर ये सूरत-ए-हाल मौजूद है आपकी, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आप बिल्कुल असाइलम क्लेम कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर जो है वो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले तो ऑब्वियसली होम ऑफिस को फ़ोन करेंगे। खुद भी कर सकते हैं, किसी वकील के थ्रू करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो उसमें आप अपना असाइलम क्लेम रजिस्टर करवाएँगे। ठीक है? तो उसको हम जो है वो स्क्रीनिंग इंटरव्यू कहते हैं। स्क्रीनिंग इंटरव्यू में आप जाएँगे, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएँगे, आपकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाएँगी और फिर कुछ छोटा-सा इंटरव्यू भी कि आप कैसे आए, कब आए, वालिदैन कौन हैं, बच्चे कितने हैं, कौन-सा एयरलाइन इस्तेमाल किया है, ठीक है? ये जो है इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर भी सम टाइम वो आपको भेजते हैं, तो वो भी फिल करके भेजना होता है। तो ये पहला स्टेज है कि वो आपको करेंगे। इसके साथ ही वो आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है? या असाइलम रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है? वो आपको इश्यू करते हैं। वो एक किस्म की आपकी आईडी होती है और इस बात की जो है वो एविडेंस होती है कि आपका असाइलम क्लेम जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है? सम टाइम लोग ये कहते हैं जी हमें उन्होंने वीज़ा दे दिया। कई दफ़ा लोग हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके, तो उसके ऊपर भी ऑब्वियसली वो 2.5 साल का, 3 साल का टाइम होता है, तो वो कहते हैं कि जी अच्छा जी ये क्या हमें वीज़ा दे दिया है उन्होंने, हमें रहने की इजाज़त दे दी है, ऐसा नहीं है। जो एप्लीकेशन या असाइलम रजिस्ट्रेशन कार्ड है, उसका मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन या क्लेम जो है असाइलम का वो रजिस्टर कर लिया है। इसके बाद जो है आपको दोबारा से असाइलम इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक तवील इंटरव्यू होगा और उसमें आपके केस के मेरिट्स के ऊपर आपसे सवालात जो हैं वो किए जाएँगे। अब अगर आपके सवालात जो हैं वो अ, उनके जवाब देने में आपने अपने इंटरव्यूअर को कन्विंस कर दिया कि हाँ, वाक़ई आपकी जान को खतरा है या आपका जो है वो आपको सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है कि अगर आप वापस जाएँ, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में फिर होम ऑफिस जो है वो सर्टेनली अगर आपको रिफ्यूजी स्टेटस दे दे या फिर आपको जो है वो कोई ना किसी किस्म की डिस्क्रेशनरी लीव जो है वो दे सकता है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा और वो अगर आप रिफ्यूज़ कर दें तो उसके बाद फिर अगर अपील का राइट है तो अपील करेंगे, अपील का राइट नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं अगर केस में मेरिट्स हों। तो उसका एक लंबा प्रोसेस है। आप कोशिश करें कि क्योंकि मैंने बताया कि ये ब्रीफ दौरानिया का प्रोग्राम होता है, तो आप नंबर मेरा आ रहा है, आप जो है वो मुझसे फ़ोन करके तो ये आप मुझसे फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। जी, चलते हैं जी
आज के प्रोग्राम के आखिरी सवाल की तरफ ये कहते हैं जी कि अगेन ये फैमिली लॉ से रिलेटेड सवाल है। वो कहते हैं जी मैरिज में मसाइल हैं, तो अगर हम जो है वो डिवोर्स की तरफ जाते हैं, तो हमारे एसेट्स जो हैं वो क्या 50-50 डिवाइड होंगे? अच्छा देखें, बात ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है या रूल ऑफ थंब जिसको हम कहते हैं वो 50-50 है, ठीक है? अपनी प्रैक्टिस में मैंने बहुत कम देखा है कि 50-50 जो है वो हो। कोर्ट ने बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, उनको सामने रखना है, इससे पहले कि वो जो एसेट्स हैं, उनकी डिवीज़न करे। जिसमें देखा जाएगा कि अच्छा शादी कितनी पुरानी है, शादी में बच्चे कितने हैं, दोनों जो फ़रीक़ैन हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं, उनकी जो है वो अर्निंग कैपेसिटी जो है, वो क्या है, कोई डिसेबिलिटी तो मौजूद नहीं है, उनकी जो है वो हाउसिंग नीड जो है वो क्या है, शादी के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो किस फरीक की कितनी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आर नॉट फैक्टर हैं जो कि कोर्ट्स जो है वो देखती है और उसके बाद वो फिर डिसाइड करती है कि किस फरीक को कितना जो है वो मिले। हो सकता है कि 50 से ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है कि इससे कम मिले। ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये जो कुछ फैक्टर्स मैंने गिनवाए हैं, इसको सामने रखते हुए कोर्ट ये डिसाइड करती है। तो वो एक रूल ऑफ थंब है जी हाँ, 50-50 होता है। तो 50-50 मेरे तो किसी केस में आज तक नहीं हुआ, लेकिन ये है कि आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये एक रूल ऑफ थंब है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि जी 50-50 होगा। लेकिन कोर्ट फिर ये डिसाइड करेगी कितने। आई होप कि आज जितने भी सवालात के जवाब दिए हैं, उनसे आप लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाएँगे और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो प्रोग्राम है, ये आप लोगों की भलाई के लिए करता हूँ, आप लोगों की सेवा के लिए करता हूँ। तो आप जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर दूसरों तक भी पहुँचाएँ। आप जैसा कि मैंने कहा है कि यूट्यूब पे ये वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। एक तो खुद भी आप ज़ेडएमसी टीवी जो है यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ से जो जितने भी जो सवालात हैं आपके, उनके ऊपर मोस्टली वीडियोज़ जो हैं वो बनी हुई हैं। तो वो वहाँ से अगर आप मेरी वीडियो को देख लें तो आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको वहीं से मिल जाते हैं। लेकिन फिर अगर नहीं मिलते तो मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सैलाब की तबाहकारियों को फेस कर रहे हैं। आप लोगों से जो कुछ हो सकता है अपने दुखी बहन-भाइयों के लिए प्लीज़ ज़रूर उनकी मदद करें। आप खुद कर सकते हैं या खुद करें या जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप उसके ज़रिए आप अपने दुखी बहन-भाइयों की ज़रूर मदद कीजिए। टिल नेक्स्ट थर्सडे अपने मेज़बान अपने भाई ज़ाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।